उसी वक्त से मुझे काफी मोटिवेशन होती थी. इवन ड्यूरिंग माय अंडरग्रेड इयर्स मेरे प्रोजेक्ट्स बहुत रिसर्च फोकस्ड थे एंड आई पब्लिश्ड 3 रिसर्च पेपर्स आउट ऑफ माय वर्क ड्यूरिंग अंडरग्रेजुएट स्टडीज. So lucky me that I was the one selected to lead that national center. Assalamu alaikum everyone, I'm Sana Zafar and you're watching Stars of NUST. NUST has around 40,000 graduates spread across the world. My stars shining bright in all corners of the world. हम आपको मिलवाते हैं इन्हीं शाइनिंग स्टार्स से. वो शेयर करते हैं अपनी प्रोफेशनल जर्नीज और हम कोशिश करते हैं टू लर्न देयर सीक्रेट्स ऑफ सक्सेस. आज भी हमें एक ऐसे ही ब्राइट शाइनिंग स्टार ने ज्वाइन किया है. हमारे साथ हैं द ब्रिलियंट डॉक्टर यासिर अयाज. अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस. वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी ऑन द शो. डॉक्टर यासिर ने 2003 में ईएमई कॉलेज से ग्रेजुएट किया विद हिज डिग्री इन मेकाट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और आज वो डायरेक्टर हैं नेशनल सेंटर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के. इस सब के बीच में मास्टर्स, पीएचडी, सो मेनी टाइटल्स, सो मेनी अकम्प्लिशमेंट्स, सो मेनी रिसर्च पेपर्स एंड सो मेनी रोबोट्स लेटर ही इज इन फ्रंट ऑफ अस. तो आइए इनसे बात करते हैं. सर, थैंक यू वेरी मच आपके टाइम निकालने का. इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम, गुड टू सी यू. Thank you very much. It's been a long time indeed, and I remember still आप भी नस्ट में यहाँ पे पढ़ा रही थी, and like it was really amazing time back then as well. So great to see you also doing marvelous work, mashallah, and including this show that you're running. Thank you very much. आप थोड़ा सा अपनी प्लीज प्रोफेशनल जर्नी शेयर करेंगे. ईएमई से ग्रेजुएशन के बाद क्या क्या हुआ? Yes indeed, EME से ग्रेजुएशन मैंने की मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में, और मेरा अपना ये था कि इवन सिंस माय स्कूल इयर्स आई वाज वेरी मच कन्विंस्ड कि मैं रिसर्च और एकेडमिक करियर में जाना चाहता हूँ. लाइक मैंने जब पहली दफा अपना रिसर्च पेपर लिखना अटेम्प्ट किया था तो एट दैट टाइम आई वाज इन 9th ग्रेड इन स्कूल, और उसी वक्त से मुझे काफी मोटिवेशन होती थी. इवन ड्यूरिंग माय अंडरग्रेड इयर्स मेरे प्रोजेक्ट्स बहुत रिसर्च फोकस्ड थे एंड आई पब्लिश्ड 3 रिसर्च पेपर्स आउट ऑफ माय वर्क ड्यूरिंग अंडरग्रेजुएट स्टडीज. तो आफ्टर आई फिनिश्ड अंडरग्रेजुएट देन मैंने इमीडिएटली मास्टर्स ज्वाइन कर लिया नस्ट में ही एट दैट टाइम, बिकॉज scholarships were very few at that time, but luckily during my master's years more scholarships started opening up, और मैंने compete किया Japanese scholarship के लिए, जो Japanese government का next scholarship आता है. I was selected for that and I went to Japan for my PhD. और जापान में मेरा बड़ा जबरदस्त एक्सपीरियंस रहा, और like I was of course developing robots, or my passion was into walking robots that walk on 2 legs and that can survive in human environments with humans, do stuff which humans do, and be daily life helpers etc. तो इन्हीं themes पे मैं जापान में काम कर रहा था, and my focus was path planning, control, navigation of robots in human environments which are cluttered with obstacles. फिर 2009 के एंड पे मैं वापस आया जापान से. 2010 जनवरी में मैंने ज्वाइन किया नस्ट को, और उसके बाद से 2010 से लेके जो अभी तक का जर्नी रहा है उसमें इमीडिएटली आने के बाद नस्ट में उस वक्त एक कॉन्सेप्ट चल रहा था कि डिपार्टमेंट ऑफ रोबोटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एस्टैब्लिश किया जाए, एंड गवर्नमेंट वाज इंटरेस्टेड कि इस किस्म का एक एडवांस डिपार्टमेंट हो. तो आई लैंडेड एट द राइट स्पॉट, और आई कुड मेक द इनिशियल करिकुलम द फर्स्ट डिग्री ऑफ पाकिस्तान इन द फील्ड ऑफ रोबोटिक्स एंड इंटेलिजेंट मशीन इंजीनियरिंग. रोबोटिक्स के नाम से पहले कोई डिग्री नहीं थी. देयर आर डिग्रीज इन रिलेटेड फील्ड्स लाइक मैकेट्रॉनिक्स जो मैंने खुद पढ़ा अंडरग्रेड में, और दूसरे भी एरियाज थे, लेकिन रोबोटिक्स और मैकेट्रॉनिक्स इंटरनेशनली भी 2 सेपरेट डिग्रीज होती हैं और उनको सेपरेटली ही ऑफर किया जाता है. तो मैंने इसमें पहला डिग्री प्रोग्राम इंट्रोड्यूस करवाया व्हिच स्टार्टेड ऑफरिंग classes to students in 2011. तो मेरा जो जर्नी रहा एज एचओडी एज हेड ऑफ डिपार्टमेंट, पहले मैं डेप्यूटी हेड था फ्रॉम जून 2010 टू आई थिंक जनवरी 2013, और फिर जनवरी 2013 से लेके अगस्त 2020 तक आई वाज हेडिंग दिस डिपार्टमेंट. ड्यूरिंग दिस टाइम, ड्यूरिंग ऑल ऑफ दिस टेन्योर, आई आल्सो प्रोग्रेस्ड फ्रॉम माय एकेडमिक रैंक्स, क्योंकि अब पता है एकेडमिक्स में ये होता है कि एक आपके एकेडमिक रैंक्स होते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर, और दूसरे होते हैं आपके एडमिनिस्ट्रेटिव टाइटल्स लाइक हेड ऑफ डिपार्टमेंट. So I was head of department and I was also teaching, and मैं अपने एकेडमिक रैंक्स में असिस्टेंट से एसोसिएट प्रोफेसर हुआ 2015 में, एंड देन 2020 में आई बिकेम फुल प्रोफेसर. तो अल्हम्दुलिल्लाह. और अभी जो है वो आई एम लीडिंग दिस नेशनल सेंटर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. इसका भी है कि इट वाज अ कम्पिटिटिव ग्रांट, और हमने ये दूसरी यूनिवर्सिटीज से कंपटीशन में बिड सबमिट कराई थी कि हम
national center establish करेंगे तो how we going to change like make impact in Pakistan or change the like face of the transform the industry and like Pakistan का जो कंप्यूटर साइंस का और AI का आप समझे कि फ्रंटियर है उसको हम इवॉल्व करेंगे और we are very much doing that इंशाल्लाह। माशाल्लाह, दैट्स ग्रेट। तो ये सेंटर अभी नस्ट का पार्ट है, आप इस वक्त नस्ट में हैं? जी मैं इस वक्त नस्ट में हूँ। इस सेंटर की जब ग्रांट HEC ने की बिकॉज यू सी ओनली वन नेशनल सेंटर वाज अप फॉर द बिड्स एट दैट टाइम और पूरी 180 यूनिवर्सिटीज उसी के लिए compete कर रही थी। तो HEC came up with the idea कि वो एक कंसोर्शियम ऑफ लैब्स बनाए जो कि मल्टीपल यूनिवर्सिटीज में हो। द लैब शुड बी लोकेटेड इन मल्टीपल यूनिवर्सिटीज विद वन यूनिवर्सिटी एज द हेडक्वार्टर। तो उन्होंने पूरा रिगोरस कंपटीशन किया in which 6 universities and within those 6 universities 9 labs were selected। 9 labs here means कि 9 लोग जो present कर रहे हैं they were selected। I was one of those 9 जिनको उन्होंने select किया। Then from out of those 9 उन्होंने फिर इसको competitively evaluate किया and they selected one person to lead the national center। So lucky me that I was the one selected to lead that national center। Our other labs are located नस्ट में हमारे पास 2 लैब्स हैं लाइक इंटेलिजेंट रोबोटिक्स लैब है, डीप लर्निंग लैब है नस्ट के अंदर। इन कॉमसैट्स इन इस्लामाबाद वी हैव गॉट द मेडिकल इमेजिंग एंड डायग्नोस्टिक्स लैब। फिर हमारे पास यूटी पेशावर में लैब हैं, इंटेलिजेंट इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग लैब है, इंटेलिजेंट सिस्टम डिजाइन लैब है। ये दोनों लैब ज्यादातर काम करती हैं स्मार्ट माइंस के डिजाइन पे, यानी सेफ माइनिंग के लिए जो और माइनिंग के जो बाकी इक्विपमेंट वगैरह डिजाइन करते हैं उसके लिए प्लानिंग करते हैं, माइन प्लानिंग करते हैं। फिर डिजास्टर मैनेजमेंट के ऊपर काम करते हैं और स्मार्ट हेल्थ केयर पे काम करते हैं। देन वी हैव द इंटेलिजेंट क्रिमिनोलॉजी लैब एट यूटी लाहौर जो कि सर्विलेंस और जो ये सेफ सिटी के कॉन्सेप्ट्स हैं इन पे काम करती है। We've got the agent-based computational modeling lab at Punjab University। ये भी इसी तरह जो सिटी रीजनल प्लानिंग की और जो ट्रैफिक सिस्टम्स के डिजाइन पे इनका बहुत ज्यादा काम है। Then in NED Karachi हमारे पास labs हैं, neuro computation modeling lab and then we have the smart city lab। So this is like 9 labs across 6 universities, NUST, COMSATS, UT Peshawar, UT Lahore, पंजाब यूनिवर्सिटी एंड NED कराची जिनको competitively select करके उसमें से ये सेंटर बनाया गया है। तो ये 6 prominent public sector universities जिसमें ये लैब लोकेटेड है। आई एम सिटिंग इन नस्ट। नस्ट के अंदर इसका सेक्रेटेरिएट है, हेडक्वार्टर है एंड द थिंग आई एम हेडिंग राइट नाउ इज द सेक्रेटेरिएट। ये मेरा सेक्रेटेरिएट का ऑफिस है जिसमें बैठा हूँ। ठीक ठीक, माशाल्लाह, दिस इज अमेजिंग। बहुत इंस्पायरिंग जर्नी है आपकी एंड वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू। हम थोड़ा सा आपसे जानना चाहेंगे समथिंग अदर देन लिटिल टेक्निकल। आप जब अपनी ये सारी जर्नी देखते हैं, इज इट वेयर लाइक यू मेंशन कि आप हमेशा से ही रिसर्च का काम करना चाहते थे? इज इट वेयर यू ऑलवेज वांटेड टू बी और यू थिंक दैट इट कुड हैव बीन अ लिटिल डिफरेंट? There could have been lots of avenues actually। आपको पता है कि करियर में लोग कुछ भी सोचते हैं और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता इवॉल्व करता है। इन माय अंडरग्रेड इयर्स आई यूज्ड टू थिंक कि मैं शायद ऑटोमोटिव की साइड पे रिसर्च करूंगा बिफोर आई पिक्ड अप द पैशन फॉर रोबोटिक्स। और ऑफ कोर्स लाइक रोबोटिक्स की ऑटोमेशन की इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा रोबोट्स यूज होते हैं, लेकिन मेरा उस वक्त जो ऑटोमोटिव का ख्याल था वो टेक्नोलॉजी ड्रिवन नहीं था, बल्कि ये था कि पाकिस्तान में मुझे नजर आता था कि सारी ऑटोमोटिव्स बाहर की बनी हुई आती हैं एंड रियली वांटेड कि हम पाकिस्तान का अपना एक ब्रांड बनाएं और यहाँ पे हमारी अपनी कार्स हो और हमारी इंडिजिनसली डेवलप्ड टेक्नोलॉजी हो। लेकिन ऑफ कोर्स जो मेरा like when I went into the industry and I started interacting with machines, I discovered कि I had a knack for robotics and automation और मेरा उसमें genuine interest था। तो the first time I started like जो AI algorithms मैंने बनाने शुरू किए वो तो बहुत early on थे। like in my fourth semester of engineering I was already writing programs for distributed computing और उसमें मैंने जो बहुत सारी चीजें हैं, हालांकि मेगाट्रॉनिक्स में उस तरह की चीजें होती नहीं थी स्टडीज में, लेकिन मैं खुद से स्टडी भी करता था। मैंने जो मेरे बड़े भाई के दोस्त थे, दूसरे लोग थे जो कि स्टैनफोर्ड में और दूसरी यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे थे, आई गॉट कोर्सेज बुक्स एंड लाइक कोर्स मटेरियल्स फ्रॉम देम और मैं बैठ के खुद से डेटा स्ट्रक्चर्स मैंने खुद पढ़ा। देन मैंने ऊप खुद पढ़ी जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। उसके बाद मैं जो उस वक्त सीक्स यूज्ड टू बी कॉल्ड नीट एट दैट टाइम, और मैं नीट में जाता था, इसका स्पेशल कोर्स दिया मैंने जिसमें लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, शेल स्क्रिप्टिंग, पर्ल और बाकी जो इस तरह की लैंग्वेजेस हैं वो सारी सीखता था। फिर मैंने लैम एमपीआई पे काम शुरू किया जो मैसेज पासिंग इंटरफेस है, और उससे फिर मैंने डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग के लिए यूज होता है मैसेज पासिंग इंटरफेस, और उससे फिर मैंने डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग के स्क्रैच से खुद प्रोग्राम्स लिखने शुरू किए, स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी बेसिक मैट्रिक्स ऑपरेशंस। डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग ये होती है कि अगर फॉर एग्जांपल एक प्रोसेस आपने रन करना है जिसके ऊपर बहुत टाइम लगेगा एक कंप्यूटर को मैथमेटिकली सॉल्व करने में, तो आप 4 या 5 कंप्यूटर्स को इकट्ठा कनेक्ट करें, इससे ज्यादा ऑफ कोर्स
आज के डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर से बहुत ज्यादा बड़े कंप्यूटर्स नोड्स होते हैं, तो आप बहुत ज्यादा कंप्यूटर्स को कनेक्ट करें और एक प्रोग्राम लिखें, सारे कंप्यूटर्स को डिफरेंट को भेजें। यू हैव टू डिसाइड कि आप अपने डाटा को और अपने प्रोग्राम्स को किस तरह डिवाइड करना चाहते हैं। तो ये मैं एज अ हॉबी करता था। जो पॉइंट मैं बताना चाह रहा हूँ वो ये कि मैं इसमें इतना इंटरेस्टेड था कि आई यूज्ड टू डू दीस थिंग्स एज अ हॉबी। इसी तरह मैं गेम्स डेवलप करता था एज अ हॉबी। तो मैंने जो पहली गेम बनाई थी वो तो बड़ी सिंपल थी। इट वाज लाइक अ पैरानॉइड कि इसमें एक बैट चल रहा है और उसके ऊपर एक बॉल को बाउंस कर रहे हैं, देयर आर ब्रिक्स अप देयर। This was, I think, in my first or second semester of engineering. लेकिन with time I started designing games जिसमें players आपके खिलाफ खेलते थे। तो like जो मैंने पहली इस तरह की गेम लिखी, I made solitaire and stuff जो कार्ड गेम्स होती थी, और जो पहली मैंने लिखी मल्टीप्लेयर गेम, उसमें मैंने जो माइक्रोसॉफ्ट हार्ट्स है जिसको ब्लैक क्वीन कहते हैं गेम को, जो कार्ड गेम है, ये मैंने खुद सोच के लिखी थी। At that time I had studied artificial intelligence. लेकिन I sat down and as we call retrospection कि अगर मैं खेलूंगा तो मैं क्या करूंगा, and I wrote that down in the form of like a flow chart etc. if else, और उसको फिर मैंने प्रोग्राम करना शुरू किया। तो my game used to remember कि कौन से प्लेयर ने कौन से कार्ड्स खेले हैं। My game used to, each player used to try to assess कि अगर मेरे पास ये कार्ड है और दूसरे प्लेयर ने ये कार्ड खेला है तो उसके पास वो कार्ड नहीं होगा। तो all these things I thought कि किस तरीके से मैंने इसमें लेके जानी है, और वो सारी मैंने इसमें बिल्ड की। This was before I formally studied artificial intelligence. Afterwards, मैंने अपने शौक से जब AI को पढ़ना शुरू किया, and when I was working on my thesis, so मैं robots physically बनाता था। मैंने robotic arms भी बनाए जो इंडस्ट्री के लिए थे। मैंने जो बाइपेड रोबोट है ये भी फिजिकली डेवलप किया, बहुत सारे और रोबोटिक सिस्टम्स बनाए खुद से, उन पे रिसर्च पेपर भी लिखे। और फिर जब मैं अपने मास्टर्स में था, एंड आई रियलाइज्ड कि आउट ऑफ मैकेनिकल डिजाइन, कंट्रोल सिस्टम्स एंड एआई, द थ्री थिंग्स दैट आई वाज फोकसिंग ऑन, कौन सी वाली ज्यादा इम्पैक्टफुल होगी। तो इट टर्न्ड आउट कि मुझे ये फील होना शुरू हुआ कि जो एआई है दैट इज द मेन एस्पेक्ट जिसके ऊपर दुनिया अब जा रही है, और मुझे अपना उसमें बहुत इंटरेस्ट महसूस होता था। तो एआई की जो रोबोट्स की काइंड ऑफ ऑटोनॉमी है ना, कि एक फिजिकल मशीन जो सिर्फ एक कंप्यूटर में गेम नहीं खेल रही, एक फिजिकल मशीन जो रियल लाइफ में इंटरेक्ट कर रही है, और वो इंटेलिजेंटली कोई डिसीजंस लेती है और वो नेविगेट करती है ह्यूमन एनवायरनमेंट में, दैट्स हाउ। तो कहने का मकसद ये है कि all this started as a hobby for me, right? And eventually it evolved into my field gradually. तो मतलब अगर फॉर एग्जांपल जब मैं जापान में था तो आई गॉट अ वेरी गुड चांस, जब मैं अपनी ग्रेजुएशन के बाद के वहां पे मैं जॉब करता, आई कुड हैव डन दैट। मेरे पेरेंट्स चाहते थे कि मैं पाकिस्तान वापस आ जाऊं, और मैं शुरू से मेरे अंदर एक जज्बा भी था कि मुल्क के लिए कुछ किया जाए। तो दीज टू थिंग्स ब्रॉट मी बैक हियर टू पाकिस्तान। और उसके बाद भी जो आई कुडंट हैव प्लान्ड द काइंड ऑफ थिंग्स एट दैट टाइम जो इवॉल्व कर रही थी, और मैं नहीं सोच सकता था कि आज एक नेशनल सेंटर यहाँ पे होगा जिसमें अभी मैं बैठा हूँ। लेकिन ये है कि आई थिंक दैट्स हाउ लाइफ इज, कि आपको जैसे जैसे आगे चलते जाए, इन व्हाटएवर सिचुएशन यू फाइंड, आपने उसको आगे, एज दे से दैट लाइफ इज अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पेपर। तो मल्टीपल चॉइसेस आपका डिसीजन नहीं है, लेकिन उन चॉइसेस में आप क्या करते हैं, विच चॉइसेस यू पिक and how you stick with your choices and how you're resilient towards them, that is your decision and that's how you make a difference. Definitely, मैं इसी क्वेश्चन की तरफ आ रही थी कि आपका पाकिस्तान वापस आना, was it like an informed decision? आप चाहते थे, क्योंकि जैसे आपने शेयर किया, the time you came back, उस टाइम जो पाकिस्तान में AI की सिचुएशन थी और जो अब है उसमें बहुत फर्क है। तो I would say it was a courageous decision and it's very inspiring as well कि आपने फिर भी यही सोचा कि आप पाकिस्तान की तरह हेल्प कर सकते हैं, and माशाल्लाह you have led it, और इंशाल्लाह और भी हमें नजर आएगा। लेकिन ये डिसीजन आपके लिए उस वक्त हार्ड था। आपको लगता है कि ये डिसीजन एक ऐसा पॉइंट था जो which could go either way? सबसे पहली जो पर्सनल लेवल पे ऐसे मौके पे बंदे को कंसिडर होता है, और इवन दो कि आई वाज वेरी पेट्रियोटिक इवन बिफोर गोइंग टू जापान, और मैं हमेशा कहता होता था कि मैं वापस आऊंगा और मुल्क के लिए मैं कुछ कार्रवाई करूंगा। तो लेकिन जब आपको एक बहुत अच्छी सैलरी हाथ में मिल रही होती है, और यू आर गेटिंग 4 to 5 times at least the salary which you are going to get in Pakistan, तो उस वक्त एक दफा तो इंसान सोचता है कि लाइक इज इट रियली, मैं कुछ साल और काम कर लूं, और वो कुछ साल ही फिर लंबे होते जाते हैं और कुछ से कुछ बन जाते हैं। तो एक तो मेरे पेरेंट्स की तरफ से भी जो मोटिवेशन थी कि नहीं, क्योंकि मेरे फादर भी यूके ग्रेजुएट थे, वो भी पाकिस्तान वापस आए थे, और ज्यादातर जो मेरे मामू भी, मेरे चचा भी बहुत सारे फॉरेन ग्रेजुएट्स थे, एंड दे हैड आल्सो डन सिमिलर डिसीजंस। तो लाइक आई कम फ्रॉम अ फैमिली विद अ हिस्ट्री ऑफ पेट्रियटिज्म।
तो मेरे लिए ये काइंड ऑफ एक वो घर से भी इंस्पिरेशन थी कि दे वांटेड मी टू कम बैक। और दूसरी चीज ये थी कि व्हेन आई केम बैक आई सॉ एट दैट टाइम कि नस्ट इज रियली ट्राइंग टू बिल्ड एन इकोसिस्टम और उसमें एक नया डिपार्टमेंट बनाना चाहते हैं। दे नीड समवन कि जो उनको, अब देखें ये हमारा नेशनल एक्सचेकर का पैसा है और हम में से बहुत सारे लोग जो बाहर बैठते हैं, आई डोंट से कि बाहर बैठ के काम करना कोई गलत है, बहुत अच्छी बात है, यू कैन सपोर्ट योर नेशन फ्रॉम देयर एज वेल, लेकिन देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ एटलीस्ट सम टेक्निकली स्ट्रांग पीपल इन दिस कंट्री जो कि यहाँ के इंस्टीट्यूशंस को और यहाँ की फाइनेंशियल स्पेंडिंग को एक सही डायरेक्शन दे सकें। तो अगर हम फॉर एग्जांपल बाहर से जितने मर्जी फाइनेंसेस पाकिस्तान में रिमिट करते रहे, लेकिन अगर हमारे इंस्टीट्यूशंस को ये पता नहीं होगा कि हम रोबोट्स खरीदें तो कौन से खरीदें, इक्विपमेंट लें तो क्या लें, करिकुलम क्या पढ़ाएं, तो हमारी नेक्स्ट जनरेशन क्या बनेगी। एंड नो मैटर हाउ मच मनी वी कैन रिमिट टू पाकिस्तान, इट विल नेवर इक्वेट द अमाउंट ऑफ मनी व्हिच द नॉलेज बेस्ड इकोनॉमीज आर गोइंग टू जनरेट based on the knowledge our people create for them while they are abroad. आप देखिए ना, simply probabilistically speaking, there's no reason why पाकिस्तान में अल्लाह ताला इंटेलिजेंट लोगों को कम पैदा करे बनिस्बत यूएस के या किसी और के, but the today's world is engineered like that, today's world is made like that कि जो डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं वो अपने बेटर जो सोशल सिस्टम्स हैं, बेटर जो उनकी काइंड ऑफ हेल्थ सर्विसेज हैं और लाइफ की जो ओवरऑल सहूलियात हैं, उनके बेस पे अच्छे माइंड्स को अट्रैक्ट करके अपने पास ले जाते हैं। देव गॉट वीजा क्राइटेरिया सेट अप लाइक दैट कि अगर आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सन है अपने कंट्री में एंड टेक्निकली कॉम्पिटेंट है, तभी आपको वहां वीजा मिलता है। सो दे टेक योर क्रीम टू देयर कंट्रीज एंड ऑफ कोर्स जब वहां पे ओवरऑल देखें, एक किसी टीम में जब आप एक क्लब फुटबॉल देखते हैं तो क्लब फुटबॉल में जिनके पास प्लेयर्स ज्यादा अच्छे होंगे वही टीम इन द एंड जीतने का चांस रखेगी ना। तो इसलिए आई थिंक कि अगर आप मोस्ट कंट्रीज को देखें जो दुनिया में टेक्नोलॉजिकल तरक्की की हैं, तो उसमें यही होता है कि सम स्ट्रॉन्ग माइंड्स ऑप्ट टू स्टे बैक एंड दे पुश देयर कंट्री फॉरवर्ड। अगर ये ना हो तो मुल्क तरक्की नहीं करता, चाहे उसमें जितने मर्जी पैसे आप बाहर से रिमिट करते रहें। तो सिर्फ एक इकोनॉमी जो कि पैसे बाहर से मांग कर लेने पर इक्तफा करे, वो कभी भी उस तरह से डेवलप नहीं कर सकती। दिस इज व्हाई आई थिंक कि ये बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन था कि आई स्टे इन पाकिस्तान, और ये जेन्युइनली इस तरफ मोटिवेटेड था कि हम पाकिस्तान के लिए कुछ इसमें कर सकें इंशाल्लाह। और मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, मैं हमेशा कहता था कि जहां तक प्रमोशन क्राइटेरिया है या जो एकेडमिक क्राइटेरिया है जो मैंने मीट करने थे, अल्लाह का शुक्र है कि आई बीन एबल टू अकम्प्लिश फार मोर पब्लिकेशंस देन दैट। तो माय वर्क वाज नेवर ओरिएंटेड टुवर्ड्स जस्ट दिस कि मैं क्राइटेरिया मीट कर लूं और अपने करियर को आगे सिर्फ चलाता हूं। रादर इट वाज ऑलवेज अबाउट हाउ आई कैन मेक अ डिफरेंस। और ये आई थिंक मोटिवेशन जो आज की यंगर जनरेशन है, जो हमारे यंगर अलुमनाई हैं, उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हाउ अगर आपकी जगह कोई और होगा तो वो भी तो यही जॉब कर रहा होगा। इफ यू जस्ट डूइंग दैट जॉब तो यू आर नॉट रियली मेकिंग अ डिफरेंस। तो अब आपके वहां होने से कुछ फर्क पड़ना चाहिए। योर मोटिवेशन, योर कमिटमेंट, आप अपनी स्किल सेट को इम्प्रूव करें। और दूसरी जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है वो प्रोफेशनलिज्म है। तो प्रोफेशनलिज्म में ये कहूंगा कि प्रोफेशनलिज्म में सेल्फ इंप्रूवमेंट। व्हाट हैपेंस मोस्ट ऑफ द टाइम इज कि हमारे लोग बाहर से पढ़ के आते हैं, वो यहाँ आके मजीद चीजें पढ़नी भूल जाते हैं। व्हाटएवर दे हैव स्टडीड अब्रॉड बस वहीं पे रुक जाता है और यहाँ पे बस वो अपनी डेली लाइफ की रूटीन में लग जाते हैं। प्रोफेशनलिज्म मेरी डेफिनेशन में इसको डिफाइन करूंगा मैं कि प्रोफेशनलिज्म इज कंटिन्यूअस सेल्फ इंप्रूवमेंट, राइट। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि जब फॉर एग्जांपल मैं एवरी सेमेस्टर व्हेन आई टीच द कोर्स, यू नो लाइक फॉर एग्जांपल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में पढ़ा रहा हूँ, व्हेन आई एम टीचिंग एआई अगेन, तो मेरी कोशिश ये होती है कि हर दफा सिर्फ ऐसा ही ना हो कि एक ही स्लाइड सेट हो और एक ही बुक में से करिकुलम कंटेंट है जो मैं हमेशा आके पढ़ा रहा हूँ। मैं किसी ना किसी तरह अपने करिकुलम को जो अपनी क्लास में पढ़ा रहा हूँ, जो एक्सरसाइजेस में दे रहा हूँ, जो टॉपिक्स में पढ़ा रहा हूँ, उसमें कुछ ना कुछ ऐड ऑन करता रहता हूँ। आई ऑलवेज add new stuff into it, ताकि अब देखें करिकुलम में तो ये ना जो आउटलाइन बनी हुई है वही आपने पढ़ानी है, लेकिन उसको और बेहतर इंप्रूव कर सकते हैं, उसकी स्लाइड्स और इंप्रूव कर सकते हैं, उसमें समझाने वाले टॉपिक्स और इंप्रूव कर सकते हैं, उसकी असाइनमेंट्स और डाल सकते हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि प्रोफेशनलिज्म अपनी जात के लेवल पे भी आपकी कंटिन्यूस सेल्फ इंप्रूवमेंट है कि आप नए टॉपिक्स को, किसी बुक को, किसी कोर्स को स्टडी करें, हमेशा कोई नई चीज सीखें। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है फॉर प्रोफेशनल्स हु स्टे बैक इन पाकिस्तान, क्योंकि होता ही है कि आप एक स्किल सेट सीख आते हैं लेकिन देन यू डोंट रियली प्रैक्टिस दैट मच ना। और प्रैक्टिस में भी रहना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि रिसर्च करते रहें, नहीं तो सिर्फ एक पीएचडी का ठप्पा रह जाएगा और वो बाकी बंदा जो है वो ही विल बी बैक टू स्क्वायर वन। नॉलेज को एक्सपैंड करना जरूरी है। एंड लाइक यू सेड कि आपका पाकिस्तान आने वाला जो डिसीजन था ऑब्वियसली आपके करियर के लिए भी बहुत डिफाइनिंग मोमेंट था, लेकिन आई थिंक एट द सेम टाइम इट वाज वेरी डिफाइनिंग मोमेंट फॉर नास्ट इटसेल्फ एंड एसएमएमई, बिकॉज़ एसएमएमई तो स्टार्ट ही आई रिमेंबर सितंबर 2009 में हुआ था एंड यू जॉइंड इन 2010। तब से अब तक माशाल्लाह इट हैज प्रोग्रेस सो मच। चलें अब हम थोड़े से लाइटर क्वेश्चंस की तरफ आते हैं।
आपसे मैं पूछना चाहूंगी, इफ यू कुड टेल योर यंगर सेल्फ समथिंग, वन मैसेज यू कुड गिव, लाइक यू कुड रीलिव और जस्ट यंगर सेल्फ को आपको मैसेज देना चाहते I think I don't know if I would like to tell this to my. I've learned a lot of lessons, लेकिन I'm not sure that if I had known those lessons at that time, I वो किस तरह evolve करता. लेकिन ये कि the main important thing, some of the big lessons that I learned along the way, जो कि अगर शुरू से बताऊँ, ये कि देखिए, as we know कि this world जिसमें हम रह रहे हैं, this is kind of, you could say, a situation जिसमें आप बहुत सारी चीजों में टेस्ट होते हैं, राइट? और आपकी अपनी जो विल है, आपकी जो विल पावर है, आपकी जो सारी कैपेबिलिटी है, चाहे वो टेक्निकल हो, नॉन टेक्निकल हो, पर्सनल लेवल पे हो, और हर टेस्ट जो आपके सामने प्रेजेंट होता है वो हमेशा आपकी पसंद का नहीं होता. Many things आपकी जूनियर होते हुए एक्सपेक्टेशंस कुछ और होती हैं, एंड द वर्ल्ड अप देयर इज वेरी डिफरेंट. तो बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि जब सीनियर पोजीशन पे इंसान पहुंच जाता है तो वहां पे चीजें बड़ी आसान होती हैं, और नीचे लोग काम कर रहे होते हैं, और सीनियर जो बंदे हैं वो शायद ऑफिस में एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं, वो बड़ी इजी है. लेकिन द वर्ल्ड अप देयर इज, द शार्क टैंक अप देयर इज a lot more difficult than the earlier stage, and the reason for that is कि उसमें जो लोग उस वहां तक पहुंचते हैं वो सारे बड़े accomplished होते हैं, और जाहिर है कि competition gets tougher with every step in life. तो इसमें यह है कि आपको जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है वो ये कि आपको अपने आप को दूसरों के साथ देख के इम्प्रूव नहीं करना चाहिए. व्हेन यू ट्राई टू, लाइक फॉर एग्जांपल, आपके क्लासमेट्स, अगर जिस तरह हम रिलेटिव ग्रेडिंग नस्ट में होती है, तो हम देखते हैं क्लास कितना पढ़ रही है तो हम भी उसी हिसाब से पढ़ें. तो वन थिंग आई वुड से इज कि आपका कंपटीशन अपनी प्रीवियस सेल्फ से होना चाहिए. तो नॉट कि आप अगर बस अपनी प्रीवियस, लेट्स से आपका 2.8 जीपीए था, आपने 2.9 ले लिया तो यू आर सेटिस्फाइड. इट इज कि क्लास से आप बेहतर बने, यू थिंक अबाउट गेटिंग बेटर compared to them, but the one who is at the top cannot afford कि मैं relax कर जाऊं. He or she must always try कि मैं अपने आप को अपनी previous self से बेहतर बनाऊं. What is lacking right now, जिसको improve करना है. तो ये जो चीज है, ये I picked this up along the way जब मैं अपनी स्टडीज कर रहा था, और उसमें I think ये अगर मुझे जितना अर्ली पता होता, मैं उतना ज्यादा इस पे बेनिफिट उठा सकता है इस थिंकिंग का. ठीक, थैंक यू फॉर शेयरिंग वेरी अमेजिंग मैसेज. अब मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आप अपने कॉलेज लाइफ में, स्पेशली ईएमए वाले टाइम में, कुछ मिस करते हैं, और सबसे ज्यादा क्या मिस करते हैं? It was a very nice time actually जो यूनी में हमने गुजारा, और इसमें मेरी एक्टिविटीज सिर्फ एकेडमिक्स तक महदूद नहीं थी. I used to do a lot of other activities like arts, कल्चर, जो स्टेज प्रेजेंटेशंस होती थी, डिबेट्स, डेक्लेमेशन होती थी. मुझे ईएमई कॉलेज से इंग्लिश डेक्लेमेशन में गोल्ड मेडल भी मिला था. जो सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ आर्ट्स एंड लिटरेचर है, उसमें बहुत सारा हम काम करते थे. और आई विश के नस्ट में उस वक्त इसका, अभी भी जिस तरह कई और यूनिवर्सिटीज हैं, जिस तरह पंजाब यूनिवर्सिटी है, यूटी लाहौर है, उनकी डिबेटिंग टीम्स का ज्यादा बेहतर आपको उनके नजर आते हैं. कई लोग जिस तरह इकरारुल हसन है, आसमा शिराजी हैं, जो कि पंजाब यूनिवर्सिटी से और बीसी लाहौर से बड़े सक्सेसफुल निकले हैं. तो हमारा इसका ज्यादा ग्रूमिंग का कुछ होता है. लेकिन ऑनेस्टली वो एक्टिविटीज एंजॉय भी मैंने बहुत की. तो कॉम्पिटिशन्स में स्टेज लाइफ पे करना, और पार्ट ऑफ द रीजन व्हाई आई बिकेम अ टीचर, नॉट जस्ट अ रिसर्चर, इज के आई लाइक that attention when you are on stage, और वो students आपकी तरफ focused हैं. और I think that I had a knack for it कि मेरे जहन में अगर एक बात है तो मैं बच्चों को वो convey कर सकूं. तो stage, the love for stage speaking also brought me to this. तो I think कि वो चीज मैं मिस करता हूँ. और of course इंसान सबसे ज्यादा अपने friends को मिस करता है. तो a lot of dear friends, और वो अब पूरी दुनिया में spread out है. कोई यूएस में है, कोई जर्मनी में है, कोई ऑस्ट्रेलिया में है, दूसरी जगहों पर है. तो वो जो एक वो टाइम है जिसमें हम सब लोग इकट्ठे थे, एंड एक यंगर सेल्फ एंजॉय करती है. और हमारे डिपार्टमेंट का ट्रेडिशन होता था कि हम हर साल एक ट्रिप पे भी जाया करते थे, एंड अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स वी यूज्ड टू डू. तो नेचुरली वो भी हम मिस करते हैं. आई जो भी हमारे दोस्त यहाँ हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ कि एटलीस्ट जो इस्लामाबाद में है या हमारे करीब करीब है, उनसे हमारी मुलाकात अभी भी हो. एंड व्हेनेवर यू गेट टुगेदर, आपका वही जो कनेक्शन ओरिजिनल होता है वही दोबारा से बन जाता है. तो यू फाइंड योरसेल्फ बैक इन दैट टाइम व्हेन यू मीट विद फ्रेंड्स. तो आई मिस दैट पार्ट. शाउट आउट देना चाहेंगे किसी फ्रेंड को कि बताएंगे आप जरूर मिस करते हैं, और मे बी या किसी टीचर को कि जिनसे आपका कनेक्शन नहीं है इतना ऑफन नहीं बात होती? जी, ऑफ कोर्स देयर आर टू मेनी नेम्स टू नेम. तो ऑफ कोर्स अंडरग्रेड के दोस्त तो बहुत ज्यादा हैं. शहान इज देयर, मनान सईद इज देयर, फरहान अजीम, लॉट ऑफ अदर, राहील कुरैशी, सो मेनी पीपल जो जिनका है. जो एहसन इज देयर, बिलाल अफजल इज देयर, वन ऑफ माय क्लोजेस्ट फ्रेंड्स. तो बहुत सारे दोस्त हैं जिनके नाम मैं तो लेना चाहूंगा. आई थिंक कि किसी का भी नाम ना लूं तो ज्यादती होगी, बिकॉज आई वाज वेरी
मेरे शुरू से ये रहा है कि मैं बहुत ज्यादा इंटीग्रेटेड होता था दोस्तों के साथ। तो इवन विद इन ईएमई कॉलेज जो एक डिफाइनिंग चीज थी वो ये कि आई वाज वेरी इंटीग्रेटेड क्रॉस डिपार्टमेंट लेवल पे। तो फॉर एग्जांपल मेरी दोस्ती मैकेनिकल डिपार्टमेंट में भी होती थी, कंप्यूटर में भी होती थी, इलेक्ट्रिकल में भी होती थी। तो अभी जिनके नाम लिए तो मैकेट्रॉनिक्स के हैं, मियां ताहिर हैं, बहुत सारे और हैं, मैं नाम लेता जाऊं तो लिस्ट और लंबी होती चली जाएगी। उसामा है, जवेरिया है, बुशरा है, जिन्होंने बहुत सारी चीजें हमारे इकट्ठे, हमारे प्रोजेक्ट्स थे, बहुत सारी चीजें हम करते थे। तो और फिर मेरे टीचर्स में आई थिंक के वन ऑफ द टीचर्स जिन्होंने आई थिंक बहुत डिफाइनिंग, सबसे पहले तो बेगड़ी अख्तर नवाज है, ऑफ कोर्स, के अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, ही पास्ड अवे लास्ट ईयर। और आई थिंक जो मैकेट्रॉनिक्स का डिसिप्लिन उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया, ये एक फिनोमिनल चेंज है जो पाकिस्तान में वो लेकर आए। आई थिंक बेगड़ी अख्तर को जो क्रेडिट जाता है वो सिर्फ इस चीज का नहीं जाता कि उन्होंने एक टेक्निकली नया डिसिप्लिन इंट्रोड्यूस कराया, बल्कि एक तो ये बहुत बड़ी बैटल होती है एक नया। जब मैंने रोबोटिक्स का एक नई डिग्री इंट्रोड्यूस कराई है तो मुझे अंदाजा हुआ है कि आप पाकिस्तान में पहली दफा डिग्री का नाम लेके आए। तो ऑफ कोर्स अभी आपने इसकी मार्केट बिल्ड करनी है, स्टूडेंट्स को, दूसरों को, उनके पेरेंट्स को, इंडस्ट्री वालों को बताना कि ये क्या डिसिप्लिन है और उनको उस पर जॉब देने पे कन्विंस करना। दूसरा ये है कि उनका जो एक स्टाइल ऑफ टीचिंग जो उन्होंने इंजीनियरिंग में न्यू इंट्रोड्यूस करवाया, वो एक बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि मैकेट्रॉनिक्स का जो स्टाइल ऑफ टीचिंग है वो बहुत अप्लाइड है कंपेयर टू अ लॉट ऑफ अदर जो डिसिप्लिन्स पढ़ाए जाते हैं इंजीनियरिंग में। एंड आई थिंक कि इवन इंजीनियरिंग काउंसिल और दूसरी इंजीनियरिंग बॉडीज अगर इसकी तरफ देखें तो दे कैन लर्न अ लॉट फ्रॉम इट। देन देयर वाज डॉक्टर सईदुर रहमान जो मेरे एफएफपी के एडवाइजर थे। आई हैड द ऑनर ऑफ राइटिंग अ पेपर विद हिम, द फर्स्ट पेपर, माय पेपर जो छपा वो उनके साथ था। और फिर एक और जो मेरे टीचर जिन्होंने मेरी जिंदगी में बड़ा क्रिटिकल रोल प्ले किया वो डॉक्टर खालिद मुनव्वर थे, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में। ही स्टडीड फ्रॉम जापान, और बहुत सारी चीजों में मैंने उनसे इंस्पिरेशन ली, व्हिच यू नो नॉट ओनली दिस दैट लेड मी टू जापान। मैं जापान के कल्चर और ट्रेडिशंस और मार्शल आर्ट एंड स्टफ में जेन्युइनली बहुत इंटरेस्टेड था, लेकिन ये कि सर की भी जो गाइडेंस है उसने बड़ा मतलब बहुत बड़ा रोल प्ले किया मुझे वहां तक पहुंचाने में। और जैसा मैंने आपको बताया, मैं अपनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में पहले ईएमई में इन्वॉल्व रहता था, मैं जापान में भी ये चीजें करता रहा। एंड आई वाज लाइक इट्स हार्ड टू, बिकॉज ये आपकी पर्सनैलिटी का पार्ट होता है। तो आई एम वन ऑफ दोज गाइज जो कि अगर मैं बहुत ज्यादा शहरों का विजिट जाके नहीं भी करूंगा, हर वक्त सैर पे नहीं रहूंगा, हर वक्त आउटगोइंग नहीं होगा, लेकिन एक जगह पे बैठ के वहां कोई नई चीज सीखना, that's what I would love to do. Like मैं martial arts सीखता था, मैं music practice करता था, and a lot of other things like that, which I wish I could get more time for in my current professional capacity as well. लेकिन आई थिंक यही सारी चीजें डिफाइन करती हैं, यू ऑलवेज हैड द पैशन फॉर लर्निंग। इसका माशाल्लाह बहुत फायदा हुआ ऑब्वियसली आपको आपके करियर में भी, लेकिन उसके साथ साथ आपके इर्द गिर्द भी सब लोगों को। डॉक्टर यासिर, आई एम रियली एंजॉयिंग द कन्वर्सेशन, और माशाल्लाह बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है आपसे, बट वी आर शॉर्ट ऑन टाइम। थैंक यू वेरी मच आपसे ये सारी चीजें शेयर करने का, और वी होप दिस चैनल प्रोग्रेसेस एंड वी स्टे इन टच। तो इंशाल्लाह आपको दोबारा जिम्मत देंगे, आपसे फर्दर पूछेंगे कहाँ पहुंचा आपका सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ओवरऑल नास्ट की प्रोग्रेस। Thank you very much for joining us. मैं देखने वाले बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह जल्द हाजिर होंगे एक और स्टार के साथ, नास्ट के शाइनिंग ब्राइट स्टार के साथ। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।